हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बालिट एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहें टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं, जो होगी एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेटाफेज। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि सेल साइकिल का एम फेज का स्टेज चल रहा है, सेकेंड स्टेज विच इज मेटाफेज। ठीक है, प्रोफेज कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं या पिछले स्टेज के बारे में जानना चाहते हैं प्रोफेज के बारे में, तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। ओके, बट एक ग्लिम्स आप लोग को दे देती हूँ कि भाई प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में क्या क्या हुआ था। अगर किसी को याद है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं याद है तो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ जस्ट टू रिमाइंड यू कि क्या हुआ था। तो वहां पे क्रोमैटिन फाइबर्स क्या हुए थे, क्रोमैटिन कंडेंस हुआ था, क्रोमोसोम फॉर्म हुआ था, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया था और न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर हो रहा था, मतलब उसका भी ब्रेक डाउन हुआ था। और देन स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ था, यही हुआ था। ओके, अब सेकेंड स्टेज है माइटोसिस की, विच इज मेटाफेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फेज है। रीजन क्या है, क्योंकि इस फेज में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो प्रॉपरली अलाइंड हो जाएंगे सेंटर में। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये आप देखिए कि ये क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हैं और ये कैसे हैं, फैले हुए हैं। ये फैले हुए हैं, यहाँ पे आप देखिए, इस इमेज में देखिए, यहाँ फैले हुए हैं। अब इनको ला के ना इस सेंटर पे अरेंज करना है। इस सेंटर पे क्या करना है, अरेंज करना है। यहाँ पे ना बना के मैं इसे यहाँ पे बना देती हूँ। तो इस सेंटर पे अगर आप देखो तो इस सेंटर पे ये क्रोमोसोम्स क्या हो गए, अलाइंड हो गए हैं। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। प्लेट क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि प्लेट जैसा ही हो गया ना बीच में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मेटाफेज प्लेट बन गई। यानी कि अगर हम देखें तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, ये कोई अगर सर्कल है तो ये क्या है, इक्वेटर है, राइट। सेंटर की लाइन क्या है, इक्वेटर है। तो यहीं पे आके ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अरेंज हो रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही क्लियर वे में होता है। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि भाई जो सेल है ना वो इंश्योर करता है कि जब वो डिवाइड होगा, जब कोई सेल डिवाइड होगा तो उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वल हों। वो क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर एक है तो एक यहाँ पे भी होना चाहिए, अगर यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी दो होना चाहिए, मतलब इक्वली उसके डॉटर सेल में जाएं। ठीक है, ये क्या है, ये इसके डॉटर सेल्स हैं। यही है ना, यही होता है डिवीजन में भाई, एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, अब इंश्योर करेगा कि इक्वली क्रोमोसोम्स हो। तो इक्वली उन्हें डिवाइड करने के लिए इन सारे क्रोमोसोम्स को इस सेंटर पे लाके क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला चीज जो हो रहा है वो हो रहा है अलाइनमेंट एट इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। दूसरी चीज क्या होती है, मैंने आपको बताया था प्रोफेज में कि क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और कंडेंस होके क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स को अगर आप देखोगे तो ये हाईली कंडेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो छोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और विजिबल हो जाते हैं और हाईली, मतलब कि हाईली इन द सेंस कि फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, ये फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं। जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं ना तो हम मेटाफेज के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। क्रोमोसोम्स की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। ठीक है, ये मेटाफेज में ही की जाती है। और जब हम इस टाइम पे
क्रोमोसोम्स को माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो हम बहुत डिटेल में उसके बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या होता है, फुल्ली कंडेंस हो चुका होता है और मोस्ट विजिबल होता है, थिक हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि भाई यहाँ पे क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस हो चुके हैं, शॉर्टेस्ट है, थिकेस्ट है, विजिबल है, आराम से इनके बारे में पढ़ा जाता है। और ये कहाँ अरेंज हो गए, ये अरेंज हो गए यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं भैया ये क्रोमोसोम है हमारा, और इस क्रोमोसोम पे यहां पे ये क्या है, ये है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर है, ठीक है, सेंट्रोमियर है, समझ में आया, ठीक है। अब यहीं पे साइड में इसके लगा होता है काइनेटोकोर, ये क्या है, काइनेटोकोर है, ठीक है। अब ये काइनेटोकोर क्या करता है कि यहाँ पे जब भी स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, वो कहाँ अटैच होते हैं, इन्हीं काइनेटोकोर पे। ये क्या है, ग्रीन वाला जो है ये है स्पिंडल फाइबर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये कहाँ अटैच हो रहे हैं, काइनेटोकोर पे अटैच हो रहे हैं, समझ में आई बात। ये देखो ये यहाँ पे अटैच हो रहा है काइनेटोकोर पे, क्लियर है। तो ये क्या अटैच हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं जो अटैच हो रहे हैं यहाँ पे। अब एक चीज समझो कि ईच क्रोमोसोम इज अटैच टू टू स्पिंडल फाइबर, हर पोल के एक स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। यहाँ पे सपोज करो एक पोल है और यहाँ पे एक पोल है, तो यहाँ का एक अटैच करेगा और एक यहाँ का अटैच करेगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बाइपोलर अटैचमेंट। यहां तक समझ में आया। बाइपोलर अटैचमेंट क्या होता है भैया, एक क्रोमोसोम है जो एक पोल का है और दूसरा क्रोमोसोम है वो दूसरे, सॉरी, एक स्पिंडल फाइबर एक जगह से आ रहा है और एक पोल से, और दूसरा स्पिंडल फाइबर दूसरे पोल से आ रहा है और अटैच हो रहा है कहाँ पे, काइनेटोकोर पे। यानी कि कहने का मतलब है कि हर क्रोमोसोम दो स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, ईच पोल से, यानी दो ही तो पोल हैं, दो पोल से अलग अलग, वन फ्रॉम ईच पोल आके अटैच कर देते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब जब अटैच होते हैं तो खींचते भी तो होंगे, तो एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, इस क्रोमोसोम पे एक टेंशन हो गई। अब इसको, इसी को हम ऐसे करके, जैसे सपोज करो कैसे बताऊं, यहाँ कुछ है नहीं, जैसे सपोज करो कि ये पेन है और इसी पे दो, ये क्रोमोसोम है और इसी पे दो चीज अटैच हो गई है, तो ये क्या करेगी, खींचेगी अपनी तरफ, एक टेंशन क्रिएट करेगी, ठीक है। ये टेंशन क्रिएट करेगी और ये टेंशन कहाँ क्रिएट होगा, ये टेंशन क्रिएट होगा यहाँ पे सेंट्रोमियर पे, ठीक है। ये सेंट्रोमियर पे टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये टेंशन भी बहुत जरूरी है। रीजन क्या होता है इस टेंशन का, इस टेंशन का रीजन ये होता है कि ये कंफर्म कर देता है कि भैया जो क्रोमोसोम है ये कंप्लीटली प्रॉपरली अटैच हो रखा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ओके। नाउ अब स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। अब यहाँ पे सेल चेक करता है कि भाई सारे क्रोमोसोम्स अटैच हो गए, ये वाला कहता है यस जी, ये कहता है यस, ये भी कहता है यस, ये भी यस कहता है, तो सबने अटेंडेंस दे दी भैया अटैच हो गए। अगर अटैच हो गए तो आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। अगर अटैच नहीं हुए हैं, कुछ भी गलत हो गया, तो सेल कह देगा रुक जाओ, अब डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, डिवीजन नहीं होगा, जो एरर है वो ठीक किया जाएगा पहले, फिर डिवीजन होगा, ठीक है। तो एरर जब आ गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि अनइक्वल क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, तो भैया एकदम बहुत तरीके से उसका डिवीजन होना बहुत जरूरी है। और डिवीजन होने के लिए क्रोमोसोम का स्पिंडल फाइबर से अरेंज होना, अटैच होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच नहीं हुआ प्रॉपरली, सपोज करो कि ये हमारा क्रोमोसोम है और यहाँ पे
एक मिनट दो। यहाँ पे तो स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो अटैच हो गया, लेकिन इधर वाला जो है वो अटैच नहीं हो पाया, तो ये टेंशन नहीं बन पाएगी, ठीक है, टेंशन नहीं बन पाएगी। या ऐसा हो सकता है कि ये वाला क्रोमोसोम तो इस पोल के पास चला जाए, लेकिन ये नहीं जाएगा, तो कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाएंगे, अनइक्वल क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, विच लीड्स टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे ये समझिए कि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कंप्लीटली एब्सेंट हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता विजिबल, बिल्कुल न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, वो भी आप एब्सेंट समझोगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट हो गई, उसको एब्सेंट लगा दो, न्यूक्लियोलस को भी एब्सेंट लगा दो। अब क्या होगा इस फेज में, ये कहता है बात होगी सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज में क्रोमोसोम्स की और स्पिंडल फाइबर की, बस यही दो लोगों के बारे में बात होगी। तीसरे की अगर आपने बात कर दी ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, नहीं जी ये एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस ये भी नहीं है, हम किसी और चीज की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर की बात करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि हर क्रोमोसोम में देखो, मैंने आपको बताया था हर क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं कि नहीं होती हैं, ठीक है, ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब यहाँ पे है इनका काइनेटोकोर, ठीक है, यहाँ पे इनका पेन भी नहीं चल रहा, यहाँ पे है इनका सेंट्रोमियर। अब काइनेटोकोर जो है बेचारा, ये कहता है कि देखो यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे पोल है, और यहाँ पे दूसरा पोल है, तो ये क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा, ये यहाँ से अटैच हुआ, खींच देगा, ठीक है, खींच देगा। अब जो खींचने वाला प्रोसेस है ना, वो अगले फेज में होगा, यानी कि एनाफेज में होगा, ये दोनों अलग अलग, ये कहेगा चलो जी इधर चलते हैं, ये कहता है चलो जी इधर चलते हैं, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, मेटाफेज में नहीं, मेटाफेज में सिर्फ टेंशन मिलेगी भाई इन दोनों को, इन दोनों को अब टेंशन हो गई है कि अब अगले फेज में क्या है, सेपरेट हो जाना है, ठीक है, लेकिन इस फेज में सेपरेट नहीं है, अभी टेंशन है कि अगले फेज में हम दोनों बहनें अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अगर नहीं डाउट है तो भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया, या तो क्लियर है और या तो बिल्कुल ऑल क्लियर है, ठीक है, या तो किसी को क्लियर होता है या तो ऑल क्लियर हो जाता है, अगर डाउट नहीं है तो ऐसा मत करिएगा कि ऑल क्लियर हो जाए, क्लियर रखिएगा, थोड़ा बहुत डाउट आना चाहिए, ठीक है। तो मेटाफेज में हमने क्या समझा कि सब कुछ जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, यहाँ इक्वेटोरियल प्लेट पे होंगे, फुल्ली कंडेंस रहते हैं इस टाइम पे, फुल्ली कंडेंस होने का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट है, थिकेस्ट है, मोस्ट विजिबल है, मोस्ट विजिबल है इसलिए इसी फेज में इनकी स्टडी की जाती है, कैरियोटाइपिंग बोलते हैं उसे, ठीक है, क्रोमोसोम की स्टडी को कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। इसके अलावा ये सब इक्वेटोरियल प्लेट पे यानी कि मेटाफेज प्लेट पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, फिर इनसे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। अब स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उन दोनों को क्या होगा, टेंशन हो जाएगा कि बेटा अब तो स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया, अब हमें करेगा अलग, लेकिन अलग इस फेज में नहीं करता है, ठीक है, अलग करेगा एनाफेज में, ए फॉर अलग, ए फॉर एनाफेज, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टेंशन दे रहा है, यहाँ पे टेंशन दे रहा है। अच्छा एक चीज समझिए कि ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू टू स्पिंडल फाइबर्स, वन फ्रॉम ईच पोल, इसे कहते हैं बाइपोलर अटैचमेंट, ठीक है। स्पिंडल फाइबर असेंबली चेक पॉइंट होता है, यहाँ पे बिल्कुल अलाइन हो गया है, सब कुछ अटैच हुआ है, स्पिंडल फाइबर की नहीं, जितने स्पिंडल फाइबर है सबने बोला यस मैम यस मैम यस मैम, अटैच्ड अटैच्ड, कोई नहीं अटैच हुआ तो डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अनइक्वल क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि भैया इसमें बात सिर्फ और क्रोमोसोम की और स्पिंडल फाइबर की होगी, ना यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात होगी, ना यहाँ न्यूक्लियोलस की बात होगी, ये सब सिलेबस से आउट है यहाँ पे,
ठीक है? तो न्यूक्लियर में सिलेबस से आउट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके सिलेबस से आउट है, मेटाफेज में इनकी बात नहीं होगी, बिल्कुल बैन कर दिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियोलस को, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट है कंप्लीटली, न्यूक्लियोलस में विजिबल नहीं है, ठीक है? तो इनकी बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर एक दूसरे से बात करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? इसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो अलग होना है वो अलग होंगे। एनाफेज में ए फॉर अलग, ए फॉर एनाफेज, ठीक है? तो एनाफेज में अलग होंगे, इस फेज में मेटाफेज में विचारों को सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रही है, टेंशन मिल रही है सिस्टर क्रोमैटिड्स को कि अब अगले फेज में जाना है अपने ससुराल, ठीक है? क्लियर है? अलग अलग हो जाना है। ओके, डन, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आप लोग को कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑलराइट, और अगर कोई डाउट आता है ना तो कमेंट जरूर करिए, और अगर अच्छा लगता है तो भी कमेंट करिए, रीजन बीइंग कि मुझे पता चलता है भाई मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, राइट? ओके, बाय।